आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर और मॉडल क्वेश्चन पर डिस्कशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पिछले 20-25 सालों के दरमियान एसएससी, रेलवे, दरोगा या किसी और जनरल कंपटीशन की प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत जो सवाल पूछे गए हैं उसका विश्लेषण करेंगे और हर एक विकल्प की व्याख्या करेंगे ताकि आगामी आने वाले परीक्षाओं में हमसे सवाल छूटने की संभावना नहीं के बराबर रहे। तो अभी जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो विषय वाइज करके हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी के अंतर्गत 7-8 सेक्शन होता है। तो उसमें से पहला सेक्शन जो इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था होता है वो शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर वाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला जो चैप्टर होता है कि ब्रिटिश काल में बने अधिनियम मतलब कानून, तो इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा गया है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन ब्रिटिश काल के अंतर्गत जो कानून भारत के लिए बनाए गए थे वहां से किसी भी जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन कम रहता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा मॉडल प्रश्न पर बात करेंगे और आगे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का हम लोग विश्लेषण और व्याख्या करेंगे। तो हम लोग आते हैं अभी अपने मूल टॉपिक्स पर। तो मूल टॉपिक्स पर आने से पहले हम लोग यह जान लें कि दरअसल अंग्रेजों को भारत के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार कैसे मिला। तो होता क्या है कि 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने एक आवेदन दिया ब्रिटिश क्राउन मतलब राजा को। तो ब्रिटेन के राजा को क्राउन कहा जाता है। तो कुछ व्यापारियों ने जो आवेदन दिया तो उसके आधार पर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा ने एक आदेश जारी किया जो कि चार्टर एक्ट 1600 कहलाता है। तो उसी एक्ट के आधार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ और भारत सहित दक्षिण पूर्वी एशिया आकर के व्यापार करने का इस कंपनी को 15 साल का परमिशन मिला। यह कंपनी 1608 में भारत पहुंचती है कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में और यहां आने के बाद कैप्टन हॉकिंस उस समय के मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा और कुछ समय के बाद भारत में अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट मिल गई। नतीजा क्या होता है कि वो लंबे समय तक जब व्यापार कर लिया तो 150 वर्षों के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक अवस्था काफी कमजोर है, दुर्बल है। अगर यहाँ की राजनीति को भी अपने हाथ में ले लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा हम मुनाफा कमा सकते हैं। नतीजा क्या होता है कि 1757 में वह पलासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ता है और जीतता भी है। फिर 1764 में वह भारत की 3 महत्वपूर्ण शक्तियों को पराजित कर देता है बक्सर के युद्ध के मैदान में। जिस युद्ध के मैदान में एक तरफ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय प्लस अवध का नवाब शुजाउद्दौला प्लस बंगाल से खदेरा गया नवाब मीर कासिम, इन तीनों शक्तियों को अंग्रेजों ने हरा दिया। तब उसके सामने यह समस्या पैदा हुआ कि भारत का शासन संचालन कैसे किया जाएगा। ऐसा इसलिए कि अब तक जो भारत में शासन चल रहा था वो राजतंत्र के माध्यम से चल रहा था और राजा की इच्छा ही कानून हो जाता था, कोई लिखित नियम कायदा तो होता नहीं था। लेकिन अंग्रेज के यहाँ मतलब ब्रिटेन में कानून का शासन था। तो इसलिए उन लोगों ने भारत में कानून के आधार पर ही शासन संचालन करने का फैसला लिया और यहीं से भारत में कानून बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो अंग्रेजों ने जो भारत में पहला कानून बनाया वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद संशोधित अधिनियम 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 का अधिनियम, फिर चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। मतलब ये जो चार्टर एक्ट 1793 से बनना शुरू हुआ वो हर एक 20 साल के बाद एक चार्टर एक्ट बनता रहा। और फिर 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892,
फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसे कि मार्लियामेंटो सुधार एक्ट भी कहते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835 और सबसे अंत में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये सारे एक्ट अंग्रेजों के द्वारा भारत के संदर्भ में बनाए गए थे। अब इन एक्टों से क्या कैसा सवाल पूछता रहा है या कैसा सवाल पूछ सकता है, तो जैसा कि हमने पहले कहा कि इस चैप्टर से कम क्वेश्चन जनरल कंपटीशन के अंतर्गत पूछे गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हम लोग मॉडल प्रश्नों पर बात करेंगे। तो पहला जो हमारा मॉडल क्वेश्चन है वो मॉडल क्वेश्चन हो जाता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों का नामकरण ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश किया गया। होता क्या है कि अंग्रेज जब भारत का शासन अपने हाथ में लिया तो जिन क्षेत्रों पर उसका कब्जा हुआ उन क्षेत्रों का वह अलग नामकरण करता है। तो कहता है कि वो अलग जो नाम दिया भारतीय क्षेत्रों का वो किस एक्ट के द्वारा दिया गया था। विकल्प कहता है, विकल्प जो हमको वो दे रहा है वो पहला विकल्प है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बी में जो दूसरा विकल्प वो देता है संशोधित अधिनियम, संशोधित अधिनियम 1781। और उसके बाद सी में जो विकल्प वो देता है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और लास्ट में जो वो विकल्प दे रहा है वो है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। तो ये चार विकल्प वो हमको दे रहा है। हम लोगों को आंसर तो यहाँ पर देखना ही है, साथ ही साथ यह भी देखना है कि ये चारों जो विकल्प है इसका भी व्याख्या कर लें, क्योंकि चारों विकल्प का जब हम व्याख्या देख लेंगे तो आगामी आने वाले परीक्षाओं में कोई सवाल छूटने का हमसे संभावना नहीं रह पाएगा। तो पहला जो विकल्प है उसको देखें कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या व्यवस्था था। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बना था इसमें क्या व्यवस्था हुआ, क्योंकि अंग्रेज भारत के जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था उन क्षेत्रों का शासन चलाने के लिए उसने 3 प्रशासनिक हेडक्वार्टर बनाया था। तो 3 जो प्रशासनिक हेडक्वार्टर बनाया था वो क्या था, वो था कि एक दक्षिण भारत का शासन संचालन के लिए उसने मद्रास को अपना हेडक्वार्टर बनाया, पश्चिम भारत का शासन संचालन के लिए उसने बम्बई को अपना हेडक्वार्टर बनाया और उत्तरी भारत का शासन संचालन के लिए उसने कलकत्ता को अपना जो है सो हेडक्वार्टर बनाया। तो मद्रास हेडक्वार्टर जो था वो मद्रास प्रेसिडेंसी कहलाता था, बम्बे हेडक्वार्टर बम्बे प्रेसिडेंसी कहलाता था और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो हेडक्वार्टर था वो बंगाल प्रेसिडेंसी कहलाता था। तो इन 3 जो है सो जो प्रेसिडेंसी थे उस समय, तो इसमें क्या हुआ कि व्यवस्था किया गया कि मद्रास का जो प्रेसिडेंसी है प्लस बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी है ये दोनों प्रेसिडेंसी अधीन हो जाएगा बंगाल प्रेसिडेंसी के। मतलब क्या है कि बंगाल प्रेसिडेंसी को श्रेष्ठता कायम कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। दूसरा जो इसमें काम होता है, ये व्यवस्था होता है, वो क्या व्यवस्था है, कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर होगा, क्योंकि तीनों प्रेसिडेंसी का अलग अलग गवर्नर होता था, मद्रास का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, तो इसमें व्यवस्था हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर है अब वह नाम उसका बदल जाएगा, वो कहलाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसका नाम बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। उस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था,
उसी को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। इस तरह से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो बना वो वारेन हेस्टिंग्स बना। उसके बाद जो है होता क्या है कि कहा गया कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, इसकी सलाह और सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद होगा। तो एक 4 सदस्यीय काउंसिल बनाया गया, एक 4 सदस्यीय परिषद बनाया गया, काउंसिल बनाया गया। और इसमें कहा गया कि ये 4 सदस्यीय जो बहुमत के आधार पर फैसला लेगा, उसी के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल शासन संचालन करेगा। उसके साथ साथ ये एक और व्यवस्था हुआ कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और ये 4 सदस्यीय परिषद बना, इसको कहा गया कि आप दोनों उत्तरदायी होइएगा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस समय लंदन में रहता था, तो ये उत्तरदायी बना दिया गया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति। ये जो है इसमें व्यवस्था होता है। उसके अलावा जो इसमें होता है कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, उसके अधिकार में जो है सुवृद्धि किया गया कि युद्ध प्लस संधि और राजस्व का भी उसको अधिकार दिया गया। उसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण फैसला हुआ कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और इसी प्रावधान के आधार पर 1774 में कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1774। तो हमारा जो क्वेश्चन है अभी का वो क्या था कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश कब्जा वाले क्षेत्रों का नामकरण किया गया, क्या ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोग देखते हैं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ये तो आंसर हमारा होगा ही नहीं। लेकिन फायदा यह है कि ये इसमें रेगुलेटिंग एक्ट का जो हमने प्रावधान देख लिया, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन रहेगा वो छूटने का कोई सवाल नहीं उठता है। अब दूसरा विकल्प जो है हमारा संशोधित अधिनियम जो है 1781। तो संशोधित अधिनियम 1781 जो रहता है यह कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो है इसमें जो प्रावधान रखा गया वो ये कि भाई भारत में कानून बनाते और लागू करते समय भारतीयों के रीति रिवाजों और परंपराओं का ध्यान रखा जाए, सम्मान किया जाए। इसमें हुआ कि भाई भारतीय रीति रिवाज प्लस परंपरा का सम्मान किया जाएगा जब भी भारत के लिए कानून बनेगा या भारत में कानून लागू किया जाएगा, तो इसका ये सम्मान किया जाएगा। ये जो है व्यवस्था जैसे था आपको संशोधित अधिनियम 1781 में। लेकिन जो दूसरा आपको अब यहाँ जो आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसका प्रावधान हम लोग देखें। यह महत्वपूर्ण प्रावधान था क्योंकि इस समय तक आते आते जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार बहुत फैल गया था। तो उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसमें ये व्यवस्था किया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कि भाई जो है कंपनी का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उपहार नहीं ले सकता है। ये एक व्यवस्था हुआ, उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद जो है परिषद की संख्या जो 1773 में 4 सदस्यीय परिषद बनाया गया था, उस परिषद की संख्या को के सदस्य संख्या को घटा दिया गया, 4 की बजाय 3 कर दिया गया इस एक्ट में। उसके बाद जो हुआ कि प्रदेशों का नामकरण, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि भारत के जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने कब्जा करके शासन संचालन शुरू किया था, क्योंकि संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो नहीं पाया था, तो जिन क्षेत्रों पर कब्जा हुआ था उसका नाम उन लोगों ने अलग से रखा, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। तो मतलब क्या, यहाँ पर नामकरण हो जाता है भारत का ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। तो इस हिसाब से जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या आंसर होगा, वो होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
इसी के अंतर्गत भारतीय क्षेत्रों का ये नाम पड़ा था। तो ये नामकरण हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि गवर्नर जनरल को कहा जाता है कि भाई भारतीय देशी रियासतों के साथ युद्ध या संधि करने से पहले आपको लंदन स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अनुमति लेना होगा। तो यहाँ पर पूर्व अनुमति की बात हो गई। किससे पूर्व अनुमति लेना है? तो पूर्व अनुमति लेना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, कि भारत की बंगाल का गवर्नर जनरल अगर किसी देशी रियासत के साथ युद्ध या संधि करता है तो ऐसा करने से पहले उसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आपको अनुमति लेना होगा। उसके बाद जो है हुआ कि भाई भारत में जो कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी है उस पर अगर कोई मुकदमा चलाना होगा तो वो मुकदमा ब्रिटेन में चलेगा और ब्रिटेन में इसके लिए कोर्ट होगा। तो ब्रिटेन में एक कोर्ट होगा। ये जो है व्यवस्था किया गया। और किसके लिए होगा? जो कंपनी का अधिकारी भारत में पदस्थापित था उस पर केस अगर चलाना है तो ब्रिटेन में स्थित कोर्ट में ये केस चलेगा। उसके बाद जो है अगला जो इसमें एक जो प्रोविजन हुआ जो कि महत्वपूर्ण था कि कंपनी का कार्यभार जो है बांट दिया जाता है। कि कंपनी, चूंकि हम जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साथ 2 in 1 की भूमिका में थी। एक तरफ वो व्यापार भी कर रही थी, दूसरी तरफ वो भारत का शासन भी चला रही थी। तो कहा गया कि कंपनी का व्यापार एक अलग जो है सो बोर्ड देखेगा और शासन संचालन मतलब राजनीति एक दूसरा बोर्ड देखेगा। तो यहाँ पर जो है पृथक्करण हो जाता है। पृथक्करण हो गया किस बात का? कार्यभारों का। कि व्यापार का देखभाल कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा और राजनीति जो होगा इसका देखभाल कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। ये व्यवस्था इस एक्ट में था। तो ये जो है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी आ गया। अब आता है चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 ये काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। ऐसा इसलिए कि इसी एक्ट के द्वारा कंपनी का पहली बार व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, मतलब मोनोपोली समाप्त किया गया। अब तक था कि ब्रिटेन की ओर से भारत में कोई एक ही कंपनी व्यापार कर सकती थी और वो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है, व्यापारिक एकाधिकार जो है, मोनोपोली जो है वह समाप्त कर दिया गया। और कहा गया कि केवल अपवाद के रूप में चाय और चीनी के साथ आपका व्यापार रहेगा। मतलब क्या कि चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़ करके कंपनी का सारा व्यापारिक मोनोपोली समाप्त कर दिया गया। चाय पर से इसलिए कि कंपनी की बहुत पूंजी लगी थी भारत में उस समय खेती के विकास के लिए, इसलिए उसको ये अधिकार छोड़ दिया गया था। तो ये जो है व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त होता है। दूसरा जो इसमें काम होता है वो भारतीयों के लिए सकारात्मक काम था कि शिक्षा पर 1 लाख रुपया जो है खर्च होगा। ये जो है इसमें व्यवस्था किया गया था। उसके बाद जो है हुआ कि कंपनी का लाभांश, कंपनी का जो पार्टनर होगा, भागीदार होगा, उसको भारतीय रेवेन्यू से 10% का आपको लाभांश मिलेगा। ये जो है सब व्यवस्था हुआ। उसके बाद जो है भारत में जो स्थानीय स्वायत्तशासी संस्था थे, मतलब पंचायत टाइप का, तो स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया, मतलब टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। ये इसमें व्यवस्था होता है। उसके बाद जो है हुआ कि कंपनी के खर्च पर आज जो है 20,000 सैनिक भारत में रखा जा सकता है। उसके अलावा व्यवस्था किया गया कि जो कंपनी का कर्मचारी है भारत में उसको ट्रेनिंग देने के लिए इन जो है सो आपको एक व्यवस्था होगा। तो ट्रेनिंग की व्यवस्था, प्रशिक्षण की व्यवस्था का भी इसमें प्रावधान किया गया कंपनी के कर्मचारियों के लिए।
तो इस तरह से ये 4 विकल्प जो दिया हुआ है, तो 4 विकल्प में हम लोग देख रहे हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत ही जो है भारतीय क्षेत्रों का उसने नामकरण किया था ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। तो नतीजा है सी वाला विकल्प हमारा सही होगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये चारों पंचायत में आए ये जो क्वेश्चन है, इसमें मॉडल क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा मुख्य सेनापति भी बना? तो बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा मुख्य सेनापति बना, ये जो है क्वेश्चन कहता है। विकल्प क्या सब दिया है? तो विकल्प है में 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम, ये पहला विकल्प है अधिनियम। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद जो है संशोधित अधिनियम 1781, संशोधित अधिनियम 1781। और डी में जो है वो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये विकल्प हमारा है। अब है कि ये जो विकल्प है इसमें हम लोग जो है जो देखेंगे कि किस अधिनियम के अंतर्गत, जो क्वेश्चन है हमारा कि किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल का गवर्नर जनरल मुख्य सेनापति भी बना। तो ये जो विकल्प है सबसे पहले 1786 का अधिनियम, इसकी चर्चा हम लोग देख लें कि इसमें क्या प्रोविजन था। इसी में ये प्रोविजन था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वही अब मुख्य सेनापति भी होगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब यही क्या बन गया? मुख्य सेनापति भी बना दिया गया इस एक्ट के द्वारा। उस समय भारत में नया गवर्नर जनरल बन करके आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके आया था वही भारत का पहला मुख्य सेनापति भी हो गया। तो 2-in-1 के रोल में बंगाल का गवर्नर जनरल आ गया कि एक तरफ वो गवर्नर जनरल भी है, दूसरी तरफ वो मुख्य सेनापति भी है। उसके बाद इसमें एक दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रोविजन हुआ कि बंगाल का गवर्नर जनरल विशेष अवस्था में अपने परिषद के फैसले को रिजेक्ट भी कर सकता है और स्वीकार भी कर सकता है। तो परिषद का जो फैसला था, परिषद का फैसला यहाँ पर उसको रिजेक्ट करने का अधिकार दिया गया। वो हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में 4 सदस्यीय परिषद बना था गवर्नर जनरल की सलाह और सहायता के लिए, और उसी के बहुमत के आधार पर उसको शासन चलाना था। लेकिन यहाँ पर इस अधिनियम में यह कहा गया कि नहीं, अगर इमरजेंसी पड़ा तो उस हालत में गवर्नर जनरल जो है अपने परिषद के फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं रहेगा, रिजेक्ट कर सकता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण प्रोविजन था आपको 1786 के अधिनियम में। दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट अभी हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद संशोधित अधिनियम भी हम लोगों ने अभी देखा है, और इनमें से कोई नहीं, इसलिए तो सवाल ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन के डिमांड के मुताबिक हमारा आंसर क्या होगा? ए नाम का विकल्प होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो ये पहला जो है। तीसरा क्वेश्चन क्या है हम लोगों के लिए? वो है इस एक्ट के द्वारा कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से देने का व्यवस्था हुआ था। क्योंकि जो है कंपनी का 2 बोर्ड बना था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसा कि हम लोगों ने देखा था अभी
कि उसका जिम्मा दिया गया कि भाई आप व्यापार का देखभाल करिए भारत में कंपनी की। और दूसरा जो बोर्ड बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको राजनीतिक अधिकार दिया गया कि भारत के शासन संचालन का आप लोग देखभाल कीजिए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, इसका वेतन भारतीय राजस्व से, रेवेन्यू से देने की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा हुआ? तो ये जो है हमारा होता है। तो पहला जो विकल्प हम ये दिया है वो है 1700, पहला विकल्प है 1786 का अधिनियम, पहला विकल्प है अधिनियम। दूसरा जो विकल्प वह दे रहा है वो है आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सी में जो विकल्प है वो है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। और डी में जो विकल्प है वो है चार्टर एक्ट 1833। ये विकल्प दिया हुआ है, इसी विकल्प में से कोई एक आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो अब है कि भारतीय राजस्व से किस एक्ट के द्वारा दिया गया? तो भारतीय राजस्व से जो वेतन देने की बात होती है, तो अभी तक जो है हम लोग जो देख रहे थे कि भारतीय राजस्व से वेतन किस अधिनियम के द्वारा देने की बात होती है। तो यहाँ पर 1786 का अधिनियम, इस अधिनियम को अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि इस एक्ट में क्या व्यवस्था था कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब मुख्य सेनापति भी हो। दूसरा, इसमें हमने 1786 में देखा अभी कि जो है बंगाल का गवर्नर जनरल अपने परिषद के निर्णय के फैसले को रिजेक्ट भी कर सकता है, यही दो था। और पिट्स इंडिया एक्ट में हम लोग जो है सो देख चुके हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में जो है सो आपको क्या व्यवस्था था वो देख लिया। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 होता है, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 की बजाय इसको चार्टर एक्ट 1793 कर दें तो ज्यादा बेहतर है, और इसको 1813 कर दें। तो चार्टर एक्ट जो 1793 बना, इसमें एक महत्वपूर्ण फैसला होता है। वो क्या फैसला होता है, इसको हम लोग नहीं देखे थे, तो इसको हम लोग अभी देखें कि चार्टर एक्ट में क्या व्यवस्था था 1793। इसी में यह व्यवस्था किया गया कि जो है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए। मतलब क्या, कंपनी जो व्यापार भारत में कर रही थी, तो पहले जो कंपनी आई थी 1608 में पहुंची थी, वो तो 15 वर्ष के जैसे परमिशन पर कि 15 साल वो भारत में व्यापार कर सकती है। लेकिन आगे चल करके वो समय समय पर बन जाए, ये ब्रिटेन के संसद सदस्यों को घूस दे करके कभी 10 साल, कभी 15 साल, 20 साल, इस तरह का कार्यकाल लगातार बढ़वाती रही थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वह अपना कार्यकाल 20 साल के लिए और बढ़वा लिया व्यापारिक एकाधिकार भारत में। दूसरा जो हुआ, इसी एक्ट में यह व्यवस्था हुआ कि कंपनी का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसका वेतन आपको भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इसी में यह व्यवस्था हुआ कि भारतीय राजस्व से, रेवेन्यू से आपको वेतन मिलेगा। ये व्यवस्था इसी एक्ट में हुआ था। तीसरा जो होगा, इसमें व्यवस्था हुआ कि भारत में जो भी कानून है उसका व्याख्या कौन करेगा, तो कोर्ट करेगा। तो कानून की व्याख्या का अधिकार जो है आपको दिया गया कोर्ट को। तो इस जो 1793 का चार्टर एक्ट था, उसमें यही आपको व्यवस्था रखा गया था। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसको हम जो अभी अभी हम लोग देख लिया था। तो जाहिर सी बात है कि हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर सी होगा, चार्टर एक्ट 1793। अब हम लोग अगले प्रश्न पर देखें। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च होगा,
यह प्रावधान किस एक्ट में हुआ था? तो भारतीयों के शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च होगा, यह प्रावधान किस एक्ट में था? तो यह चार्टर एक्ट 1793 एक विकल्प ये है, चार्टर एक्ट 1793। दूसरा विकल्प है हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तीसरा जो विकल्प है हमारे पास वो है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। और चौथा जो विकल्प है वो है चार्टर एक्ट 1800 भारतीय की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च होगा, तो 1813 हो गया। नहीं, चार्टर एक्ट 1813, बी में था चार्टर एक्ट 1813, सॉरी, बी में चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, हाँ, चार्टर एक्ट यहाँ था, चार्टर एक्ट 1813। और उसके बाद सी में था संशोधित अधिनियम 1781, संशोधित अधिनियम, इसमें था संशोधित अधिनियम 1781। और उसके बाद डी में जो विकल्प था वो था 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम। तो ये जो है हमारा विकल्प दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग जो देख रहे हैं कि क्या होगा विकल्प की बात, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा भारतीयों के शिक्षा के विकास पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने की व्यवस्था हुआ था। तो इसमें 1793 का एक्ट अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या था चार्टर एक्ट में कि भाई बंगाल का गवर्नर जनरल अब मुख्य सेनापति भी गवर्नर जनरल अपने परिषद के सदस्यों का फैसला अब रिजेक्ट कर सकता है, इसमें ये था। चार्टर एक्ट 1813 में जो हम लोगों ने देखा था, इसी में था हम लोगों ने देखा है कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया जो है वह किस पर खर्च होगा, तो भारतीयों की शिक्षा के विकास पर। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, चार्टर एक्ट। संशोधित अधिनियम 1781 भी हम लोग देख चुके हैं, तो संशोधित अधिनियम 1781 भी हम लोग देख चुके हैं, और संशोधित अधिनियम 1786 भी हम लोग देख चुके हैं। 1786 में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो है आपको ये व्यवस्था, तो ये जो है पूरा जो क्वेश्चन का आंसर आता है, तो ये सब हुआ। अब हम लोग लगता है कि ये हमारा क्लास थोड़ा बड़ा चल गया है, क्योंकि पहला क्लास था, आउटलाइन भी देना था और हर एक विकल्प का व्याख्या भी करना था। तो आज हम क्लास यहीं रंजय से समाप्त करते हैं। आप लोगों से आग्रह है कि पढ़ते दिन आप लोगों के लिए वीडियो बनेगा, शाम में 7 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाया करेगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप समीर क्लासेस पटना को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों की तैयारी को नई दिशा मिल सके। धन्यवाद।